नमस्कार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। जैसा कि हमने धारा 1 और 2 के पिछले विश्लेषणों में गहराई से देखा था, कानून के हर एक शब्द का अपना एक बहुत ही सटीक मतलब होता है ना? तो आज का हमारा फोकस है आयकर अधिनियम की धारा 3। ये धारा एक बहुत ही बेसिक लेकिन एब्सोल्युटली क्रूशियल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है, कर वर्ष यानी टैक्स ईयर। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प लीगल बारीकियां छिपी हैं। जरा इस सिनेरियो के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई बिल्कुल नया बिजनेस शुरू होता है, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं बल्कि साल के ठीक बीच में, जैसे कि दिवाली के टाइम पर। तो ऐसे में उस बिजनेस का पहला टैक्स ईयर असल में कब से गिना जाएगा? क्या वो पिछले 1 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा या कोई और नियम काम करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी टैक्स व्यवस्था को समझने के लिए एकदम बुनियादी है। और किसी भी तरह के अंदाजे या कयास लगाने के बजाय चलिए सीधे ओरिजिनल सोर्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग से लिया गया ऑफिशियल लीगल टेक्स्ट है। हम सीधा इसी टेक्स्ट को डिकोड करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो 100% इसी डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं, आधार रेखा यानी बेसलाइन। आइए देखते हैं कि धारा 3(1) के तहत जनरल रूल क्या कहता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। धारा 3(1) एकदम क्लियरली डिफाइन करती है कि इस अधिनियम के पर्पस के लिए टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर की 12 महीने की अवधि है। बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। ये वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हर उस बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए काम करती है जो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा है। इसे एक टाइमलाइन के रूप में इमेजिन करना काफी आसान है। ये साइकिल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर को मिड पॉइंट पर पहुंचता है और अगले साल 31 मार्च को एंड हो जाता है। जो भी बिजनेस या प्रोफेशन पहले से स्मूथली चल रहे हैं, उनके लिए ये 12 महीने का साइकिल पूरी तरह से फिक्स्ड है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन रियल वर्ल्ड हमेशा इतना परफेक्ट नहीं होता है ना? हर बिजनेस 1 अप्रैल को तो शुरू नहीं होता। जब कोई नया स्टार्टअप या कोई नया वेंचर साल के बीच में जन्म लेता है, तो ये 12 महीने का क्लीन कट साइकिल काम नहीं आ सकता। तो सवाल ये है कि जब रियल वर्ल्ड की टाइमलाइन इस अप्रैल टू मार्च बेसलाइन से मैच नहीं करती, तब कानून क्या करता है? यहीं पर आता है पार्ट 2, अपवाद या एक्सेप्शन। आइए देखते हैं कि नए बिजनेस के लिए धारा 3(2) का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इस लीगल एक्सेप्शन को ट्रिगर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ये कस्टमाइज्ड टैक्स ईयर सिर्फ तब अप्लाई होता है जब किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई नया बिजनेस सेटअप किया गया हो, कोई नया प्रोफेशन शुरू किया गया हो, या फिर इनकम का कोई बिल्कुल नया सोर्स पहली बार एग्जिस्टेंस में आया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेगुलर बिजनेस के लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली नई चीजों की बात कर रहा है। अब जरा लीगल लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। धारा 3(2)(a) बहुत ही साफ शब्दों में कहती है कि ऐसे केसेस में कर वर्ष वो अवधि होगी जो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन की स्थापना की तारीख से शुरू होगी। कानून यहां बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है। ये 1 अप्रैल का वेट नहीं करता, बल्कि उस एग्जैक्ट डेट को रिकॉग्नाइज करता है जिस दिन वो बिजनेस एक्चुअल में सेटअप हुआ था। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज वाकई इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यह स्टार्टिंग पॉइंट को कैसे शिफ्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर तो अपने यूजुअल टाइम यानी 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ था, लेकिन उस पर्टिकुलर नए बिजनेस के लिए इनकम टैक्स ईयर 1 अप्रैल से नहीं बल्कि उसकी स्थापना की तारीख से शुरू होता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आगे खिसक गया है, लेकिन एंड पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कानून उस पहले साल को रैप अप कैसे करता है। धारा 3(2) के एंड में साफ लिखा है, और उक्त वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिजनेस चाहे मई में शुरू हो, नवंबर में या फिर फरवरी में, उसका पहला टैक्स ईयर उसी फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को ही खत्म होगा। पहला साल कभी भी पूरे 12 महीने का नहीं होता। ये हमेशा एक कटा हुआ या शॉर्ट ईयर होता है जो 31 मार्च पर जाकर रुक जाता है। आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को भी लेट स्टार्ट करने पर पूरे 12 महीने का पास तो नहीं देगा। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को देखने से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ हमारे पास धारा 3(1) है जो पुरानी और एग्जिस्टिंग एंटिटीज के लिए एक बहुत ही रिजिड 12 महीने का रूल बनाती है जो हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, और दूसरी तरफ धारा 3(2) है जो नई एंटिटीज के लिए एक फ्लेक्सिबल रूल बनाती है। इसमें शुरुआत की तारीख वेरिएबल होती है, लेकिन एंड डेट 31 मार्च पर ही लॉक रहती है। अब चलते हैं पार्ट 3 पर, आय के नए स्रोत। चलिए समझते हैं कि बिजनेस के अलावा बाकी चीजों पर यह रूल कैसे अप्लाई होता है।
धारा 3(2) में कानून कहता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए भी इनकम का कोई नया सोर्स जनरेट होता है तो उस स्पेसिफिक सोर्स के लिए टैक्स ईयर की शुरुआत उस तारीख से होगी जिस दिन आय का ऐसा स्रोत नया अस्तित्व में आता है। ये एक बहुत ही माइन्यूट लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल है। कोई व्यक्ति या कंपनी पहले से ही काम कर रही हो सकती है, लेकिन उनकी किसी बिल्कुल नई कमाई के सोर्स को कानून एक फ्रेश स्टार्ट के रूप में ही ट्रीट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। ये टाइमलाइन बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी हमने नए बिजनेस के लिए देखी थी। अगर किसी ने साल के बीच में, मान लेते हैं 15 दिसंबर को, किसी नए इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाना शुरू किया है, तो उस स्पेसिफिक इनकम सोर्स के लिए टैक्स ईयर 15 दिसंबर से ही शुरू होगा और उसी फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। लॉजिक एकदम सेम है। और ये मैट्रिक्स शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करता है कि पूरी धारा 3 एक साथ कैसे काम करती है। इसमें तीनों सिनेरियो कवर हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक चलते हैं। नए सेटअप हुए बिजनेस अपनी स्थापना की तारीख से उसी साल के एंड तक चलते हैं और इनकम का नया सोर्स अपनी शुरुआत की तारीख से ईयर एंड तक चलता है। एंड डेट हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस स्टार्टिंग लाइन बदल जाती है। इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करना जरूरी है। क्या इनकम के नए सोर्स की सटीक लीगल स्टार्टिंग डेट को समझने से किसी नई एंटिटी की पहले साल की कंप्लायंस स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल सकती है? बिल्कुल। एक सटीक स्टार्टिंग डेट सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तय करती है कि उस पहले छोटे से साल में कौन से नियम, कौन से एग्जेम्पशंस और कौन सी टैक्स कैलकुलेशन अप्लाई होंगी। एक दिन का गैप भी पूरी टैक्स स्ट्रैटेजी को भारी रूप से इंपैक्ट कर सकता है। लीगल वर्ड्स के पीछे छुपी ये छोटी छोटी डिटेल्स ही सिस्टम को वाकई पावरफुल बनाती हैं। इस डीप डाइव में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम ऐसे ही किसी और क्रिटिकल लीगल टेक्स्ट को डिकोड करेंगे।